नमस्ते दोस्तों, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल। और मैं हूं आर.के। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बेहद मुश्किल हालातों में भी जीवन का अर्थ कैसे खोजा जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विक्टर फ्रैंकल की विश्व प्रसिद्ध किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के हिंदी संस्करण जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य के बारे में। ये किताब हमें उस समय में ले जाती है जब इंसानियत शर्मसार हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने हौसले से उसे फिर से परिभाषित किया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। ये समझना कि इंसान बहुत ही मुश्किल ऐसी परिस्थितियां जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनमें भी जीने की कोई वजह, कोई अर्थ कैसे तलाश सकता है। हम फ्रैंकल के उन शिवर के अनुभवों और उनका जो सिद्धांत है लोगोथेरेपी। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो ये है कि बाहरी हालात चाहे हमें कितना भी तोड़ दें, कितना भी, पर हमारे अंदर एक आजादी हमेशा रहती है। वो है ये चुनने की आजादी कि हम उन हालात का सामना आखिर करेंगे कैसे। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की किरण है। जैसे हैरोल्ड कुशनर ने भी किताब की प्रस्तावना में लिखा है, फ्रैंकल के हवाले से, कि भाई आपसे सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। वो क्या है? वो है मानवीय स्वतंत्रता की आखिरी कड़ी, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की, अपना रास्ता चुनने की आजादी। वाह! तो चलिए उसी अंधेरे दौर से शुरू करते हैं। वो यातना शिविर, उनका सच क्या था? ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफों की कहानी तो नहीं थी जैसा स्रोत बताते हैं, ये तो इंसान की पहचान ही मिटाने की एक कोशिश थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिविर में घुसते ही आपकी दुनिया एकदम बदल जाती थी। आप एक नाम नहीं रहते थे, सिर्फ एक नंबर। फ्रैंकल का नंबर था 1,19,104। 1,19,104, बस एक नंबर। हाँ, बस एक नंबर। आपकी पिछली जिंदगी, आपका काम, आपकी पहचान, सब खत्म, सब बेमानी। अक्सर ये नंबर या तो बदन पर गोद दिए जाते थे या पर कपड़ों पर सिल दिए जाते थे। हर पल अनिश्चितता थी, मौत का साया। स्टेशन पर उतरते ही वो जो एसएस गार्ड होते थे, हाँ, उनकी बस एक उंगली का इशारा आपकी किस्मत तय कर देता था। दाएं तो मतलब शायद आप काम करने लायक समझे गए, बाएं तो मतलब शायद सीधे गैस चेंबर। हे भगवान, एक उंगली का इशारा, जिंदगी और मौत के बीच बस इतनी सी लकीर। और रोज की जिंदगी वो कैसी थी? भूख और ठंड का जिक्र तो काफी है। भूख तो जैसे एक स्थायी एहसास था। आप समझ लीजिए, खाने के नाम पर बस पानी जैसा पतला सूप मिलता था और डबल रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। लोग अक्सर खाने के सपने देखते थे, केक, गरम सूप, अच्छी डबल रोटी के। ठंड भी जानलेवा होती थी, खासकर सर्दियों में। कपड़े पूरे नहीं रहने की जगह बहुत बुरी हालत थी। और इसके साथ ही बेरहमी। गार्ड्स तो क्रूर थे ही, लेकिन कई बार कपोस, मतलब वो कैदी जिन्हें दूसरे कैदियों पर निगरानी रखने के लिए चुना जाता था। अच्छा, कैदी ही कैदियों पर? हाँ, वो और भी ज्यादा जालिम निकलते थे। उन्हें शायद उनकी क्रूरता की वजह से ही चुना जाता था, और वो अपने साथी कैदियों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो जिस्मानी जुल्म के साथ साथ ये मानसिक क्रूरता भी थी। ऐसे माहौल में किसी इंसान का मन, उसका दिमाग कैसे काम करता होगा? स्रोत कहते हैं कि एक अजीब सी उदासीनता आ जाती थी। हाँ बिल्कुल, फ्रैंकल इसे एपैथी या उदासीनता कहते हैं। देखिए, शुरू में तो सदमा लगता है, गुस्सा आता है, विद्रोह होता है, पर उसके बाद ज्यादातर कैदी एक तरह की भावनात्मक शून्यता महसूस करने लगते थे। शून्यता मतलब कोई भावना ही नहीं? हाँ, एक तरह से ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका था, समझ लीजिए। रोज की मारपीट, अपमान, मौतें, धीरे धीरे इन सब के प्रति भावनाएं जैसे सुन्न हो जाती थी। फ्रैंकल ने खुद ये देखा कि जब कोई कैदी मर रहा होता था तो दूसरे उसके जूते, कोट या बचा कुचा खाना लेने में जरा भी नहीं हिचकते थे। ओह! दर्द और मौत रोज की बात बन गई थी, और शायद उसके प्रति संवेदनशील बने रहना जीने के लिए और भी मुश्किल होता। ये समझना भी मुश्किल है कि ऐसी जगह जहां इंसानियत लगभग दम तोड़ चुकी हो, वहां भी जीने का कोई मकसद, कोई अर्थ कैसे मिल सकता है। यहीं पर फ्रैंकल की बात सबसे ज्यादा चौंकाती है और प्रेरित भी करती है ना? वो अंदर की शक्ति, वो चुनने की आजादी। बिल्कुल, यही इस किताब का दिल है, आप कह सकती हैं। जब बाहरी दुनिया आपको पूरी तरह कुचल देना चाहती है, तब भी आपके अंदर एक किला है जो महफूज रहता है।
आपका मन, आपका रवैया। फ्रैंकल ने यह देखा कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई लक्ष्य था, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी, भले ही वो शारीरिक रूप से कमजोर क्यों ना हो। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, मतलब नहीं, ये सिर्फ आशावाद नहीं था, ये गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई थी। तो ये जीने की वजह ये आती कहाँ से थी उस माहौल में? फ्रैंकल किन चीजों का उदाहरण देते हैं? प्रेम का जिक्र तो बहुत बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, प्रेम एक अद्भुत शक्ति बनकर उभरा। फ्रैंकल अक्सर बताते हैं कि कैसे कड़ाके की ठंड में अंधेरे में काम पर जाते हुए वो अपनी पत्नी की कल्पना करते थे, मन ही मन उनसे बातें करते थे, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज याद करते थे। ये जो मानसिक जुड़ाव था ना, इसने उन्हें बाहरी तकलीफों से ऊपर उठने में मदद की। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित है भी या नहीं। सच में? हाँ, पर उनके मन में जो प्रेम का अनुभव था वो जीवित था, और वही काफी था। इसी से उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रेम व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व से कहीं आगे तक जाता है, और ये कि प्रेम मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकत थी जो मन को सहारा दे रही थी। ये बहुत गहरा विचार है। और प्रेम के अलावा क्या प्रकृति या कला जैसी चीजों की भी कोई भूमिका थी? हाँ, निश्चित रूप से। छोटी छोटी चीजें भी अर्थ का स्रोत बन सकती थीं। जैसे एक बार का जिक्र है जब उन्हें ऑश्विट्ज से बवेरिया के एक कैंप में ले जाया जा रहा था, तो ट्रेन की सलाखों वाली खिड़की से उन्होंने बाहर पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखा। उस नरक के बीच प्रकृति की वो सुंदरता उन्हें अंदर तक छू गई। अच्छा। इसी तरह कभी कभी बैरक में अगर कोई कैदी उदास धुन में वायलिन बजाता था, तो वो संगीत भी कुछ पल के लिए उन्हें उनकी तकलीफों से दूर ले जाता था। एक बार तो ऐसी एक धुन सुनकर फ्रैंकल को अपनी पत्नी के जन्मदिन की याद आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो आंसू वो इस बात का सबूत थे कि उनकी भावनाएं अभी जिंदा हैं। और हास्य, मजाक, स्रोत में इसका भी जिक्र है। उस डरावने माहौल में हास्य की कल्पना करना भी अजीब लगता है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है बिल्कुल, लेकिन हास्य भी एक हथियार था। अपनी ही दयनीय हालत पर या रोजमर्रा की बेतुकी बातों पर हंस पाने की जो क्षमता थी, वो कैदियों को कुछ पल के लिए उस सच्चाई से, उस भयानक सच्चाई से मानसिक दूरी बनाने में मदद करती थी। एक तरह का बचाव। हाँ, आत्मा को बचाने का एक तरीका था। एक पल के लिए ही सही अपनी स्थिति से ऊपर उठने का एहसास देता था। और इन सब के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, भविष्य के लिए कोई लक्ष्य रखना। अच्छा, जैसे फ्रैंकल का अपनी वो पांडुलिपि, उसे फिर से लिखना शुरू करना। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे और उनकी एक किताब की पांडुलिपि शिविर में आने पर छीन ली गई थी। उन्होंने कैंप में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर शॉर्ट हैंड में उसे दोबारा लिखना शुरू कर दिया। ओह। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये भविष्य में जीने का एक संकल्प था। ये विश्वास कि उनका काम अधूरा नहीं रहेगा, कि उन्हें इस अनुभव के बाद दुनिया को कुछ बताना है। इसने उन्हें वर्तमान की वो जो असहनीय पीड़ा थी उसे सहने की शक्ति दी। तो ये दिखाता है कि भविष्य की ओर देखना, एक लक्ष्य रखना, ये वर्तमान को भी अर्थपूर्ण बना सकता है। तो ये सारे अनुभव, प्रेम, प्रकृति, कला, हास्य, भविष्य का लक्ष्य और सबसे बढ़कर वो पीड़ा सहने का रवैया, ये सब मिलकर फ्रैंकल के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लोगोथेरेपी की नींव बने। अब इस सिद्धांत पर आते हैं। ये लोगोथेरेपी क्या है और ये दूसरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से कैसे अलग है? देखिए, लोगोथेरेपी का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि मनुष्य की सबसे बुनियादी प्रेरणा अर्थ की खोज है। अंग्रेजी में कहें तो विल टू मीनिंग, अर्थ की खोज। हाँ, ये फ्रॉइड के सुख की खोज या एडलर के शक्ति की खोज के विचारों से अलग है। लोगोथेरेपी मानती है कि इंसान असल में मुख्य रूप से अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक मतलब, एक अर्थ ढूंढना चाहता है और यही चीज उसे आगे बढ़ाती है। ये भविष्य पर केंद्रित है, उस अर्थ पर जिसे व्यक्ति को अपने जीवन में खोजना है और पूरा करना है। ये दिलचस्प है कि ये सुख या शक्ति के बजाय अर्थ को पहली जगह देता है। तो फिर सवाल यह है कि ये अर्थ मिलता कहाँ से है? लोगोथेरेपी इसके क्या रास्ते बताती है? हाँ, अच्छा सवाल है। लोगोथेरेपी तीन मुख्य रास्ते सुझाती है जिनसे जीवन में अर्थ पाया जा सकता है। पहला तो है कोई काम करके या कुछ रच कर, मतलब क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। अच्छा, जैसे कुछ बनाना या कोई काम पूरा करना? हाँ बिल्कुल। इसमें आपका काम, आपकी रचनात्मकता या कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जिसे आप दुनिया में एक योगदान के रूप में देखते हैं। जैसे फ्रैंकल का अपनी किताब पर काम करना। और ये जरूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा ही हो, रोजमर्रा के काम को भी अगर आप निष्ठा से करें तो वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके।
एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। ये प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना हो सकता है, कला की तारीफ करना, या फिर किसी दूसरे इंसान से गहरे स्तर पर जुड़ना, उनसे प्रेम करना, जैसा फ्रैंकल ने अपनी पत्नी के प्रेम के जरिए महसूस किया था। ये अनुभव हमें खुद से कुछ बड़ा महसूस कराते हैं। और तीसरा, आपने कहा 3 है। हाँ, तीसरा, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार है लोगोथेरेपी का, वो है अपरिहार्य पीड़ा के प्रति अपना दृष्टिकोण चुनकर। बाय द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड अनअवॉइडेबल सफरिंग। अपरिहार्य पीड़ा मतलब वो दुख जिसे टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो या कोई ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन ना हो, तब भी हमारे पास अर्थ खोजने का अवसर होता है। हम ये चुन सकते हैं कि हम उस पीड़ा का सामना कैसे करेंगे, हिम्मत से, गरिमा से, या कड़वाहट और निराशा से। हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही उस पीड़ा को अर्थ दे सकती है या उसे अर्थहीन बना सकती है। ये तीसरा रास्ता, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब दुख भी बेकार नहीं है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। आजकल की जिंदगी में जहाँ शायद वैसी भयानक परिस्थितियां ना हो जैसी शिविर में थीं, फिर भी बहुत से लोग एक खालीपन सा महसूस करते हैं, एक ऊब, एक दिशाहीनता। क्या लोगोथेरेपी इस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम या अस्तित्व संबंधी खालीपन के बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। फ्रैंकल ने इस पर काफी लिखा है। वो इसे अस्तित्व संबंधी खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं, और ये चीज आधुनिक समाज में काफी आम है। होता क्या है कि जब पुरानी परंपराएं और मूल्य कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान को ये ठीक समझ नहीं आता कि उसे जीना किस लिए है, तो ये खालीपन पैदा होता है। और ये अक्सर ऊब, बेचैनी, या जिसे फ्रैंकल नोएजेनिक न्यूरोसिस कहते हैं, उसके रूप में सामने आ सकता है। नोजेनिक न्यूरोसिस, ये शब्द थोड़ा भारी है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये आम मानसिक बीमारियों से कैसे अलग है? जरूर। देखिए, नोए से ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है मन या आत्मा। तो नोएजेनिक न्यूरोसिस का मतलब हुआ वो मानसिक या भावनात्मक परेशानी जिसका स्रोत, जिसका कारण शारीरिक या मनोवैज्ञानिक ना होकर व्यक्ति के अस्तित्वगत आयाम से जुड़ा है। अस्तित्वगत आयाम मतलब जीवन में अर्थ या उद्देश्य की कमी या उसको लेकर संघर्ष। ये कोई दिमागी खराबी नहीं है जैसा हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी में देखते हैं। ये जीवन के अर्थ को लेकर एक तरह का आंतरिक संघर्ष या निराशा है। और लोगोथेरेपी का मानना है कि इस खालीपन को सिर्फ दवाइयों से नहीं भरा जा सकता। इसका समाधान तभी होता है जब व्यक्ति को उसके जीवन का जो अनूठा अर्थ है उसे खोजने में मदद की जाए। तो लोगोथेरेपी एक तरह से गाइड का काम करती है, व्यक्ति को उसके अपने मतलब खोजने में मदद करती है, ना कि कोई तैयार जवाब देती है। लेकिन फ्रैंकल दुखद आशावाद या ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म की भी बात करते हैं। ये क्या है? क्या ये सिर्फ ये कहने जैसा है कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दुखद आशावाद का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन की जो त्रासदियां हैं, पीड़ा, अपराध बोध और मृत्यु, जिन्हें फ्रैंकल ट्रैजिक ट्रायड कहते हैं, उनको अनदेखा कर दें। अच्छा, ट्रैजिक ट्रायड, पीड़ा, अपराध बोध और मृत्यु। हाँ, ये यथार्थवादी है। ये मानता है कि जीवन में दुख तो आएगा ही, ये अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद ये सिद्धांत कहता है कि हम जीवन को हाँ कह सकते हैं। हम इन त्रासदियों के होते हुए भी और कभी-कभी तो इनकी वजह से ही जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। ये आशावाद हालात पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। ये आशावाद हमें ये क्षमता देता है कि हम पीड़ा को एक उपलब्धि में बदल सकें, अपराध बोध को खुद को सुधारने के मौके में बदल सकें, और जीवन की जो क्षण भंगुरता है, मतलब ये कि जीवन छोटा है, उसे जिम्मेदारी से जीने की प्रेरणा में बदल सकें। और यहीं पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार आता है, जिस पर लोगोथेरेपी बहुत जोर देती है ना। स्वतंत्रता है तो हमारे पास उस चुनाव के प्रति जिम्मेदार होने का दायित्व भी है। फ्रैंकल का कहना है कि हमें जिंदगी से ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि हमें समझना चाहिए कि जिंदगी हमसे हर पल सवाल पूछ रही है। जिंदगी हमसे सवाल पूछ रही है। हाँ, और हमें अपने कर्मों और चुनावों के जरिए उन सवालों का जवाब देना है। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। उनका वो एक विचार है कि जीवन को ऐसे जियो मानो तुम दूसरी बार जी रहे हो और पहली बार में वही गलती कर रहे हो जिसे आप सुधारने वाले हो। ये जिम्मेदारी के एहसास को बहुत बहुत शक्तिशाली ढंग से सामने लाता है। प्रश्न सचेत करता है कि हमारा हर चुनाव मायने रखता है।
यह हमें अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें, आप कह सकते हैं कि निष्क्रिय दर्शक बने रहने के बजाय अपने जीवन का सक्रिय निर्माता बनने की चुनौती देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, विक्टर फ्रैंकल की जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करने और उनमें भी सार्थकता ढूंढने की एक असाधारण क्षमता होती है। और ये क्षमता बाहरी हालात पर नहीं, हमारी अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम, कोई सार्थक काम, प्रकृति का सौंदर्य, कला, हास्य की एक छोटी सी किरण और सबसे बढ़कर वो जो अनिवार्य दुख है उसके प्रति हमारा रवैया, ये वो रास्ते हैं जहां से जीवन को अर्थ मिल सकता है। बाहरी आज़ादी छीनी जा सकती है, पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की जो आंतरिक आज़ादी है वो हमेशा हमारे पास रहती है। हमेशा। हाँ, हमेशा। यही मानवीय गरिमा का सच्चा स्रोत है और यही हमें किसी भी परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखने की वजह देता है। किताब के अंत में फ्रैंकल एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली बात कहते हैं, जिसका जिक्र हैरोल्ड कुशनर ने प्रस्तावना में भी किया है। वो कहते हैं, आखिरकार मनुष्य वही प्राणी है जिसने ऑश्विट्ज के गैस चैम्बरों का आविष्कार किया। हालांकि मनुष्य वही प्राणी भी है जो उन गैस चैम्बरों में सीधा तन कर खड़ा होकर गया, जिसके होठों पर ईश्वर का नाम या प्रार्थना के शब्द थे। ये पंक्तियां ये हमें इंसान की दोहरी क्षमता की याद दिलाती हैं कि हम विनाश भी कर सकते हैं और उत्कृष्टता तक भी पहुंच सकते हैं। हम हैवानियत की हद तक गिर भी सकते हैं और देवत्व की ऊंचाई को छू भी सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। सही। और ये हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी इस चुनने की आज़ादी का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। आज की दुनिया में जहां अपनी तरह की चुनौतियां हैं, अपनी तरह की मुश्किलें हैं, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? ये एक सवाल है, एक चुनौती है जिसका सामना हम सबको हर रोज हर पल करना है। तो दोस्तों, ये थी विक्टर फ्रैंकल की दिल को छू लेने वाली कहानी और उनके गहरे विचार। उम्मीद है इस किताब ने आपको भी जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी होगी। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा ये चुनने की आज़ादी होती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। यही चुनाव हमारे जीवन को अर्थ देता है। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अब आज का सवाल, जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का क्यों क्या है। वो कौन सी एक चीज है जो आपको हर सुबह उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।